80 का रण, कौन जीतेगा जंग। दिल्ली की सियासत को साधने के लिए यूपी की राजनीति को लगाम बनाना पड़ता है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए देश के तमाम राजनीतिक दल अब उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर पुरजोर जीत की तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की यूपी पर पकड़ मजबूत है, लेकिन विपक्षी एकता के साथ सियासत के मैदान पर उतरी इंडिया अलायंस के लिए मोदी, शाह और योगी के खिलाफ चेहरों की कमी पेश आ रही है और उम्मीद यह की जा रही है कि मुंबई में होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक में इस समस्या का हल भी खोजा जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि मोदी, शाह और योगी के खिलाफ यूपी में कौन से विपक्षी चेहरे टक्कर के लिए उतर सकते हैं। यूपी के रास्ते दिल्ली की तैयारी, कास्ट पॉलिटिक्स किस पर भारी। बीजेपी की त्रिशक्ति का ओपन चैलेंज, टीम इंडिया कैसे जीतेगी जंग। मुंबई में होगा इंडिया का मंथन, यूपी के लिए बनेगा नया मेगा प्लान। उत्तर प्रदेश देश की सियासत का वो गलियारा जिसकी 80 सीढ़ियां दिल्ली की संसद तक पहुंचने की गारंटी मानी जाती है। एक सच्चाई ये भी है कि देश की सियासत में उत्तर प्रदेश की भूमिका विधानसभा चुनाव से ज्यादा लोकसभा के चुनाव में अहम मानी जाती है। इस बार भी देश की सियासत के सिरमौर के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जमीन अपनी बड़ी भूमिका निभाने वाली है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए तमाम सियासी दलों ने उन सभी 80 सीटों पर अपना फोकस अभी से सेट कर लिया है। लोकसभा चुनाव की वैतरणी को पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हो या नई नवेली इंडिया अलायंस, सभी उत्तर प्रदेश के 80 में से 80 सीटें जीतने का दम भर रही हैं। और इसके लिए बीजेपी और इंडिया गठबंधन अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में जुट चुके हैं। एक तरफ बीजेपी हिंदुत्व के साथ साथ यूपी की सभी जातियों को साधने की कवायद में जुटी, तो वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देकर जीत की राह तैयार कर रही है। बीजेपी ने कास्ट पॉलिटिक्स को साधने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी को पाले में शामिल किया है। तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के जरिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल अपनी साझा चुनौती तैयार कर रहे हैं। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी की नजर मायावती के बड़े दलित वोट बैंक पर है, तो वहीं इंडिया अलायंस हर जाति के साथ साथ हिंदू और मुस्लिम वोट पर भी अपनी पकड़ को बढ़ाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आज जो स्थिति है उसका मुकाबला इंडिया तभी कर सकता है जब समग्र विपक्ष एक हो। मायावती का अलग रहना उत्तर प्रदेश में इंडिया मतलब मुख्यतः समाजवादी पार्टी और बहुत थोड़ा सा कांग्रेस। ऐसी सूरत में मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने इंडिया कोई बड़ा मुकाबला दे सकता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी हो या इंडिया गठबंधन 100% जीत के दावे हर कोई कर रहा है, लेकिन बीजेपी की रणनीति और उसके चेहरे के सामने इंडिया गठबंधन फिलहाल कहीं भी मजबूती से खड़ा होता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में यूपी में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार की बात हो, मोदी और शाह की रणनीति हो या जातीय समीकरण साधने की कवायद हो, हर मोर्चे पर बीजेपी यूपी के किले को फतह करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के सामने चेहरे की लड़ाई भी एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ
भारतीय जनता पार्टी के ये वो 3 चेहरे हैं जिनकी काट ढूंढना विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी के इस त्रिशक्ति की काट मुंबई में होने वाली इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक में ढूंढने की कोशिश हो सकती है। हो सकता है नरेंद्र मोदी के अपोजिट मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का चेयरपर्सन बनाकर खड़ा किया जा सकता है। वहीं अमित शाह की कास्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी के साथ यूपी में उतारा जा सकता है और योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी के काट के तौर पर अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी मैदान में उतर सकती है। तीनों बातें फिलहाल कयास और अगर मगर के बीच में है, लेकिन यूपी की सियासी जमीन पर विपक्षी गठबंधन के फेस पॉलिटिक्स के लिए ये तीनों फैक्टर कई मायनों में अहम हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे। उत्तर प्रदेश के रण में बीजेपी सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और नाम के साथ उतरेगी। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे हिंदुत्व के सॉलिड मुद्दे बीजेपी को पहले से ही मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जाति पॉलिटिक्स में मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ा चेहरा बनकर बीजेपी को थोड़ी बहुत टेंशन दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं। ऐसे में अनुसूचित जाति से आने वाले खड़गे यूपी को जातीय समीकरण में इंडिया अलायंस के लिए बड़ा पत्ता साबित हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन अगर खड़गे को चेयरपर्सन बनाती है तो यूपी के बड़े वर्ग को पीएम फेज की उम्मीद बंधेगी। ऐसे में कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन को खड़गे के चेयरपर्सन बनने का फायदा मिल सकता है। खड़गे साहब को बिल्कुल चेयरपर्सन प्रोजेक्ट किया जा सकता है इंडिया गठबंधन का, क्योंकि उसमें 2 बातें हैं। एक तो खड़गे बहुत ही प्रखर नेता हैं, कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं। उन्होंने कर्नाटक में अपना वर्थ साबित किया, अपनी ताकत साबित की है। दलित कम्युनिटी से आते हैं। निश्चित रूप से भारत के लिए एक अनफिनिश्ड एजेंडा है जगजीवन राम के मरने के बाद से कि दलित प्रधानमंत्री यहाँ कोई नहीं हो पाया, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है खड़गे साहब की तरफ। खड़गे साहब की जो रणनीति है, जब उनका जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व इस काम में आ सकता है कि दलित वोटर्स के वो बहुत बड़े प्रेफरेंस बन सकते हैं, पूरे भारत में बन सकते हैं। अमित शाह वर्सेस नीतीश कुमार। 2024 में चुनाव आने वाला है। आप बताइए, 73 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाएंगे क्या? अरे हम सब जोर से बोले, खिलाएंगे। 80 की 80 सीटों पर एक बार कमल खिलाइए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए और पूरे भारत में संदेश भेजिए कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में मिशन 80 का लक्ष्य पाने की कवायद में जुटी और इसके लिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने प्रदेश में जातीय समीकरणों को साधने का बीड़ा उठाया और अमित शाह की कास्ट पॉलिटिक्स को टक्कर देने के लिए इंडिया अलायंस नीतीश कुमार को चेहरा बना सकती है। दरअसल बीजेपी और मोदी नाम के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार ही अहम जरिया बने, जिससे देश की राजनीति में एनडीए को सॉलिड टक्कर मिलने की उम्मीद है। वहीं खुद नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं, जिससे यूपी में कुर्मी समेत कई समानांतर जातियों को एक बड़ा विकल्प मिल सकता है। कुर्मी समाज को साधने के लिए बीजेपी अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल को अपने साथ लेकर आई। नीतीश कुमार के चेहरे के सामने अनुप्रिया पटेल की पहचान कई मायनों में फीकी पड़ सकती है। जातियों के नेताओं को, छोटे छोटे नेताओं को 2% को जमा करके ही पिछला चुनाव बीजेपी जीतने में सफल हुई थी। इस बार पुनः निश्चित रूप से वो प्रयास करेगी बीजेपी कि हम सारे जातियों का एक बहुत बड़ा बुके ये तैयार करें। लेकिन जब नीतीश कुमार अगर वहाँ पर कन्वीनर इसके बनाए जाते हैं इंडिया अलायंस के, तो नीतीश कुमार की अपनी छवि है, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी, उनका अपना अपील है, तो वह रणनीति कारगर हो सकती है उत्तर प्रदेश में क्योंकि नीतीश कुमार की उनकी छवि, उनके काम करने की ताकत, उनका कोऑर्डिनेशन का जो उनकी ताकत है, उनकी सब लोगों को साथ लेके चलने की, और उनका व्यक्तित्व हो सकता है, ये संभव है। लोकसभा चुनाव में मिशन 80 का लक्ष्य पूरा करने के लिए
बीजेपी प्रदेश में दलित और आदिवासी वर्ग के बीच अपना जनाधार बढ़ाने की पूरी प्लानिंग कर रही है। बीते 4 चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि एससी वर्ग के बड़े वोट बैंक पर अब भी बीएसपी का कब्जा है। मायावती के अलग थलग पड़ने के बाद बीजेपी ने एससी एसटी वर्ग के वोट बैंक पर कब्जा जमाने के लिए कार्य योजना बनाई। बीजेपी दलित और आदिवासी वर्ग के युवाओं को साधने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाएगी। एससी मोर्चा की ओर से सितंबर में दलित युवा संवाद कार्यक्रम होगा। मोर्चा के पदाधिकारी और दलित वर्ग के जनप्रतिनिधि छात्रावासों और विश्वविद्यालयों में जाकर दलित युवाओं को मोदी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। सितंबर अक्टूबर में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसके जरिए जाटव, कोरी, पासी, धनगर, धोबी, खटीक, चमार और सोनकर समेत तमाम जाति के लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दलित बस्तियों में संपर्क कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अक्टूबर में विधानसभा स्तर पर अनुसूचित जाति के प्रतिभाओं का सम्मान समारोह होगा। भारतीय जनता पार्टी के इस कास्ट पॉलिटिक्स की काट के लिए फिलहाल इंडिया गठबंधन के पास कोई विकल्प नजर नहीं आता और जानकार नीतीश के चेहरे से यूपी में बड़े बदलाव होने की उम्मीद भी जता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सियासत में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की टक्कर नई नहीं। योगी आदित्यनाथ की छवि और शासन पूरे देश में यूपी की अलग पहचान बनाई, लेकिन सच यह भी है कि समाजवादी के नाम और यादव परिवार की पहचान की वजह से अखिलेश यादव का अपना एक अलग रुतबा है और पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी ने देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के मुद्दे के साथ प्रदेश की करीब 80% हिंदू आबादी को साध रहे हैं, लेकिन जातियों में बटी हिंदू आबादी के बड़े हिस्से पर अब भी अखिलेश यादव की अच्छी पकड़ है। एक तरफ यूपी का 6% यादव वोट बैंक आज भी मुलायम सिंह के परिवार से आस्था रखता है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव गाहे बगाहे बीएसपी से नजदीकियां बढ़ाकर दलित वोट बैंक को साधने की भी कोशिश करते रहते हैं। प्रदेश की सियासत में कांग्रेस भले ही हाशिए पर खड़ी हो, लेकिन राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता का फायदा इंडिया अलायंस को मिल सकता है। बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ का एजेंडा एकदम साफ है, मगर अखिलेश का जनाधार पिछले कुछ मौकों पर कमजोर नजर आया। साथ ही एसपी और बीएसपी का कैडर जमीन पर कभी साथ नहीं निभा पाया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सांसदी मिलने से राहुल गांधी भी सियासत में दोबारा चमके और राहुल की चमक योगी आदित्यनाथ पर असर डाल पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। पी मतलब पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग में गैर यादव पिछड़ा वर्ग का बहुत बड़ा चंक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो अति पिछड़े हैं उनका एक बड़ा हिस्सा भाजपा गठबंधन के साथ है। दूसरे दलित, पीडी, दलित और समाजवादी पार्टी, इन दोनों के रिश्ते हमेशा से खराब रहे। इंडिया फार्मूले पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया तो हो सकता है कांग्रेस, जिसका अभी कुल एक सांसद रायबरेली से सोनिया गांधी हैं, उसको कुछ सीटें और मिल सकती हैं और जाहिर सी बात है ये समाजवादी पार्टी को अपनी ओर से ही सीटें देनी पड़ेंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी के पास दलितों को लेकर अपना अपना प्लान है। अखिलेश यादव के पास भी है और पिछले 1 साल से वो एग्रेसिव होकर दलितों को अपनी पार्टी से जोड़ने में लगे। सबूत नंबर 1, 31 मार्च की ये तस्वीर बहुत बड़ी कहानी कहती। अखिलेश यादव कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे। लोहिया के नाम पर सियासत और सियासी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले अब कांशीराम के नाम के सहारे भी आगे बढ़ने की कोशिश में 2012 से अखिलेश यादव एक्टिव है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांशीराम के प्रति अखिलेश यादव का इतना झुकाव बढ़ा है। सबूत नंबर 2, समाजवादी पार्टी ने अब तो लोहिया वाहिनी, युवा वाहिनी की तरह अब पार्टी में लोहिया वाहिनी का गठन किया। बाबा साहेब वाहिनी के हर कार्यक्रम के मंच पर बाबा साहेब अंबेडकर के साथ कांशीराम की तस्वीर लगाई जा रही है। सबूत नंबर 3, अखिलेश ने हाल के दिनों में अंबेडकर विचारधारा से उपजे नेताओं को पार्टी में तरजीह देना शुरू कर दिया। इसे और अच्छे से समझना है तो स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लीजिए, जो खुद एक दलित नेता है। जब ब्राह्मणों और रामचरितमानस के खिलाफ बोलते हैं तो अखिलेश यादव उन्हें करेक्ट करने की जगह उल्टा उनका समर्थन करते हैं।
कांशीराम विचारधारा से उपजे नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इसके अलावा इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर, आर.के. चौधरी, लालजी वर्मा, त्रिभुवन दत्त, डॉक्टर महेश वर्मा जैसे पुराने बीएसपी के नेता अब अखिलेश के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में दलित पॉलिटिक्स की अहमियत लोगों को तब समझ में आई जब कांशीराम ने इसकी शुरुआत की और मायावती को 1-2 बार नहीं दलित फॉर्मूले पर चलते हुए 4 बार मुख्यमंत्री बनवा दिया। दूसरी तरफ ओपी राजभर पूरी तरह से भरोसा करने से पहले बीजेपी राजभर की ताकत को घोसी उपचुनाव में परखना चाहती है। आपको बता दें कि 6 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान है। इनमें से एक सीट उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट है। यह सीट मौजूदा विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। दारा सिंह ने 2022 यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सीट हासिल की थी, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिससे अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ गई। मऊ जिले की घोसी सीट अल्पसंख्यक, पिछड़े और आदिवासी मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या के कारण दिलचस्प है। इस मुकाबले के एक तरफा होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि हाल के वर्षों में जीत का अंतर बड़ा नहीं रहा। घोसी सीट 2002 से 2012 तक लगातार 3 बार बीजेपी की कब्जे में रही। 2012 में एसपी ने जीत हासिल की और 2017 में बीजेपी को सीट वापस मिल गई, लेकिन 2022 में फिर एसपी ने इस सीट पर कब्जा किया। इस निर्वाचन क्षेत्र में 85,000 मुस्लिम मतदाता, 70,000 दलित, 56,000 यादव, 52,000 राजभर और 46,000 चौहान मतदाता हैं। यूपी की सियासत में हिंदुत्व और जाति बड़ा फैक्टर है, लेकिन इन सब के अलावा दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे भी एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत मायने रखते हैं। यही वजह है कि सियासत किसी भी राज्य की हो, तमाम पार्टियां हर कदम फूंक फूंक कर रख रही हैं और हर फैसला 2024 के नतीजों को ध्यान में रखकर लिया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।